हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक न्यू टॉपिक डिस्कस करेंगे दैट इज इंटरनेशनल प्राइसिंग। इसका पार्ट 1 पढ़ेंगे। इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे मीनिंग एंड इंट्रोडक्शन ऑफ इंटरनेशनल प्राइसिंग, प्राइसिंग के क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, क्या क्या फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं प्राइस डिटरमिनेशन करते वक्त, डिफरेंस डिस्कस करेंगे डोमेस्टिक प्राइसिंग और इंटरनेशनल प्राइसिंग में, और डिस्कस करेंगे कि इंटरनेशनल प्राइसिंग डिटरमाइन करने के लिए जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो कहाँ से मिलती है, एंड फाइनली प्रोसीजर फॉर इंटरनेशनल प्राइसिंग डिटरमिनेशन इसको डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट। प्राइसिंग क्या है? प्राइसिंग इज द एक्सचेंज वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द टर्म्स ऑफ मनी विच इज चार्ज बाय द सेलर फ्रॉम अ कस्टमर। प्राइस क्या है? देखिए, जब भी हम किसी शॉप पर जाते हैं, कोई गुड्स या सर्विस बाय करते हैं, तो बदले में हमें क्या करना होता है? बदले में जो है हमें प्राइस देनी पड़ती है, कोई कीमत देनी पड़ती है, और उस जो प्राइस हम पे करते हैं उसी को हम प्राइस कहते हैं। यानी कि जब भी हम कोई गुड्स और सर्विसेज बाय करते हैं किसी शॉप से, वो फ्री नहीं मिलती, हमें सेलर को कुछ उसके बदले में अमाउंट देना पड़ता है। इट इज द अमाउंट ऑफ द मनी दैट द कस्टमर पे टू द सेलर फॉर द बेनिफिट्स वी रिसीव्स फ्रॉम द प्रोडक्ट और गेटिंग द पोसेशन ऑफ द प्रोडक्ट। कस्टमर ये पेमेंट ऐसे ही नहीं करता, उसको जो प्रोडक्ट है उससे कुछ बेनिफिट्स मिलता है, यानी कि उस प्रोडक्ट की कोई यूटिलिटी है, उस प्रोडक्ट की या सर्विसेज की, और इसके अलावा उसका जो पोसेशन है, यानी कि उसका जो मालिकाना हक है, वो कस्टमर को ट्रांसफर हो जाता है। द प्राइस कैन बी डिफाइंड एज द अमाउंट चार्ज बाय अ सेलर फ्रॉम द बायर। जो प्राइस को हम ये भी कह सकते हैं कि जो सेलर बायर से चार्ज करता है गुड्स और सर्विसेज के बदले में, उसे प्राइसिंग कहेंगे। द प्राइसिंग इज एन इंपॉर्टेंट मार्केटेबल टूल्स टू फेस द कंपटीशन, टू प्रमोट द कस्टमर सेटिस्फैक्शन, टू अर्न प्रॉफिट्स एंड टू एक्सपेंड मार्केट शेयर। देखिए, हमने पढ़ा है मार्केटिंग के जो मेन 4 टूल्स होते हैं, मेन मार्केटिंग मिक्सचर के 4 P's, P फॉर प्रोडक्ट, P फॉर प्राइस, P फॉर प्लेस, P फॉर प्रमोशन। उसमें जो प्राइस है वो एक इम्पोर्टेंट टूल है जिसके थ्रू जो मार्केटर है, जो एक्सपोर्टर है, वो कंपटीशन को फेस कर सकता है, कस्टमर को सेटिस्फाई कर सकता है, अपने प्रॉफिट को एक्सटेंड कर सकता है और अपने मार्केट शेयर को बढ़ा सकता है। तो ये मेन स्पेशल इंटरनेशनल प्राइसिंग के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। स्टार्ट मतलब इसके थ्रू जो इंटरनेशनल प्राइसिंग जो है वो एक इम्पोर्टेंट पार्ट होती है किसी भी मार्केट का। लेट्स स्टार्ट टू द नेक्स्ट टॉपिक, प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव्स। क्या क्या प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव्स होते हैं? देखिए, एक ही टाइम में जो मार्केटर है उसको कई तरह के ऑब्जेक्टिव्स फुलफिल करने होते हैं। इसको स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मार्केट पेनिट्रेशन। मार्केट पेनिट्रेशन कह लो या बाजार में प्रवेश कह लो। जब एक मार्केटर जो है जब किसी मार्केट इंटरनेशनल मार्केट में एंट्री करने लगता है, तो नेचुरली बात है उसको सबसे पहले अपना मार्केट में एंट्री करनी होती है और अपने बाजार का विस्तार करना होता है। इस वजह से जो स्टार्टिंग में है वो अपने प्रोडक्ट की प्राइस कम रखता है। अगर उसका ऑब्जेक्टिव मार्केट में एंट्री करना है तो जनरली वो अपनी प्राइस कम रखेगा। सेकंड आती है टारगेट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। कई बार क्या होता है, जो इंटरनेशनल मार्केटर है वो पहले से अपना एक डिसाइड कर लेता है कि जितना उसने फॉरेन में इन्वेस्टमेंट किया है उस पर इसको पर्टिकुलर एक रिटर्न या टारगेट रिटर्न तो मिलना ही चाहिए। तो यानी कि जो उसकी फॉरेन इन्वेस्टमेंट आती है, कॉस्ट आती है, उसके अंदर वो अपना एक टारगेटेड प्रॉफिट का शेयर जोड़ देता है और उसके बाद जो अमाउंट आता है वो उस पर्टिकुलर यूनिट का प्राइस तय करता है। तीसरा आता है टारगेट मार्केट शेयर। अब ये डिपेंड करता है, अगर मार्केटर का जो ऑब्जेक्टिव्स है वो है अपने जो मार्केट शेयर है उसको ग्रो करना। हो सकता है कि जो मार्केटर है वो पहले से जो टारगेट रिटर्न तो गेट कर रहा हो, लेकिन उसका जो उस पर्टिकुलर मार्केट में जो शेयर हो, मार्केट शेयर जो हो वो काफी कम हो और वो उस मार्केट शेयर को ग्रो करना चाहता है। तो नेचुरली बात है, अगर वो मार्केट शेयर को ग्रो करना चाहता है तो उसको जो अपने प्रोडक्ट की प्राइस कम रखनी पड़ेगी ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग उस प्रोडक्ट को कंज्यूम करें, यूज करें और उसके वो हैबिचुअल हो जाए, जिससे कि उसका मार्केट शेयर इंक्रीज हो सके। फिफ्थ आता है स्कीमिंग द मार्केट क्रीम। ये इसे मलाई उतारने वाली ऑब्जेक्टिव्स कहते हैं। देखिए, स्कीमिंग ऑफ द मार्केट क्रीम कब यूज की जा सकती है? जब आपका प्रोडक्ट जो है काफी इनोवेटिव नेचर का हो, कुछ ऐसा स्पेशल हो कि जिससे आपके प्रोडक्ट को अदर प्रोडक्ट से बिल्कुल डिफर रखा जा सके। तो अगर आपका प्रोडक्ट बिल्कुल अलग केस का है, अलग स्पेशल फीचर रखता है, तो नेचुरल बात है जो ऐसे केस में जो मार्केटर है वो इंट्रोडक्शन स्टेज में जो प्रोडक्ट की प्राइस है वो काफी हाई रखता है
ताकि वो स्कीमिंग ऑब्जेक्टिव को रीच कर सके। सिक्स्थ आता है आपका फास्ट कैश रिकवरी। कई बार क्या होता है, जो मार्केटर है उसके पास लिक्विडिटी की बड़ी प्रॉब्लम होती है, लिक्विडिटी क्रंच होता है, यानी कि उसके पास पैसों की कमी होती है। इस केस में वो अपना जो प्राइसिंग का वे है अलग रखता है। इस केस में वो क्या करता है, जो उसको सप्लायर कैश पे करना चाहता है उनको तो वो कम प्राइस पे प्रोडक्ट प्रोवाइड करता है, लेकिन जो क्रेडिट पे प्रोडक्ट बाय करना चाहते हैं उनके लिए वो अलग प्राइस चार्ज करता है, हायर प्राइस चार्ज करता है। तो यानी कि अगर मान लीजिए उसका जो मकसद है वो कैश को ज्यादा से ज्यादा रिकवर करना है, तो उस केस में वो प्राइस को इस तरीके से रखेगा कि कैश के लिए अलग प्राइस और क्रेडिट के लिए अलग प्राइस। नंबर 7, मीटिंग द एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन। कई बार क्या होता है, कुछ कंट्रीज में कंपल्सरी होता है एक कंपनी को कि इतना उसको अपने प्रोडक्ट का इतना परसेंटेज शेयर जो है एक्सपोर्ट करना ही करना होगा। अब ऐसे केस में क्या होता है कि किसी कंपनी के पास इस ऑब्लिगेशंस को पूरा करना है तो वो उसके लिए मजबूरी है कि इतना तो उसको एक्सपोर्ट करना ही करना है। तो इस केस में अगर उसको केवल अपनी मार्केट ऑब्लिगेशन, एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशंस को ही पूरा करना है तो वो अपने प्रोडक्ट को है कम दामों पर भी बेच देगा विदेश में, क्योंकि उसको यह हर हाल में बेचना ही बेचना है, इतना माल तो खपाना ही खपाना है। नंबर 8, बेटर कैपेसिटी यूटिलाइजेशन। कई बार क्या होता है, कोई बिजनेस यूनिट है उसकी जो कैपेसिटी है वो काफी बड़ी है, यानी कि मान लीजिए कोई एक ऐसी कंपनी है जो 1 लाख टीवी बना सकती है, लेकिन एट प्रेजेंट जो है उसकी जो डिमांड है उस पर्टिकुलर कंट्री के अंदर वो केवल 50,000 टीवी की है। तो बना तो 1 लाख टीवी सकती है, लेकिन बना रही है 50,000 टीवी। 50,000 टीवी की जो कैपेसिटी है वो वेस्ट जा रही है। इस केस में उसको क्या करना होगा, इस केस में वो क्या करेगा, जो बचे हुए 50,000 टीवी है वो दूसरे देश में बेचेगा। अब उसको पता है कि जो फिक्स कॉस्ट है वो तो बियर करनी है, चाहे 50,000 टीवी बनाओ या 1 लाख टीवी बनाओ। तो इसलिए जो अगर उसका मकसद ये है कि अपनी कैपेसिटी का बेटर यूटिलाइजेशन करना, तो इस केस में वो बचे हुए टीवी को जो अदर कंट्री में बेचेगा वो कम दामों में बेच सकता है, ताकि अपनी कैपेसिटी का बेटर यूटिलाइजेशन कर सके। 9, प्राइस स्टेबिलिटी। कई बार कंपनी क्या करती है, जो लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव रखती है वो प्राइस को स्टेबल रखते हैं। ऐसे केस में प्राइस में ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं किया जाता, अप एंड डाउन नहीं किया जाता। चाहे प्रोडक्ट की शॉर्टेज भी हो जाए, किसी भी केस में वो कोशिश ये करते हैं कि जो प्राइस है वो अपने एक पर्टिकुलर रेंज में ही रहे, उसमें ज्यादा उतार चढ़ाव ना। तो ये थे प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव्स। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। अब हम डिस्कस करते हैं फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द प्राइस डिटरमाइनेशन। देखिए बहुत सारे फैक्टर्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर एग्जाम पर्पज से। कई फैक्टर्स हैं जो इसको इन्फ्लुएंस करते हैं, एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट। जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है प्रोडक्ट की कॉस्ट। अब प्रोडक्ट की कॉस्ट में क्या है, अब कॉस्ट के भी कई पार्ट है। एक तो है जो मेन प्रोडक्ट की कॉस्ट है उसको बनाने की, यानी कि उसको जो मटेरियल या लेबर लगा है वो उसकी प्रोडक्ट की कॉस्ट है। इसके अलावा कई सारी हमें इंटरनेशनल में जो कॉस्ट बेयर करनी पड़ती है वो बहुत सारी कॉस्ट होती है, जो जिसकी वजह में इंटरनेशनल बिजनेस की वजह से होती है। जस्ट लाइक जब हम इंटरनेशनल मार्केट में अंदर जाते हैं तो उसके लिए रिसर्च और सर्वे करने पड़ते हैं। इसके अलावा अपने प्रोडक्ट को है उस कंट्री के अकॉर्डिंग, स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग ढालने के लिए हमें बहुत सारा खर्च करना पड़ता है, क्योंकि गुड्स को शिप के थ्रू भेजा जाता है तो शिपिंग और इंश्योरेंस के चार्जेस हमें बियर करने पड़ते हैं। इसके अलावा इंपोर्ट ड्यूटी, एक्सपोर्ट ड्यूटी, इसके अलावा जो हमें इंटरनेशनल में प्रमोशनल खर्चे करने पड़ते हैं वो भी एक बहुत बड़ी कॉस्ट आती है। वेयर हाउसिंग में अपने गुड्स को रखना पड़ता है तो वेयर हाउसिंग का खर्च आता है। इसके अलावा जो इंटरनेशनल ट्रेड होते हैं वो फॉरेन करेंसी में होते हैं, जिनके रेट्स में काफी उतार चढ़ाव आते रहते हैं, तो उन फॉरेन करेंसी के रेट्स के भी अप डाउन हमें बियर करने पड़ते हैं। इसके अलावा कस्टम ड्यूटी, जो क्लियरेंस के चार्जेस हैं वो बियर करने पड़ते हैं। तो ये बहुत सारे कॉस्ट होते हैं जो हमें बियर करने पड़ते हैं। ये तो है इंटरनेशनल बिजनेस रिलेटेड कॉस्ट, यानी एक्सपोर्ट रिलेटेड कॉस्ट। इसके अलावा जो प्रोडक्ट बनाने की कॉस्ट है, फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट, वो तो आती ही आती है। इसको अगर हम अगेन दो पार्ट्स में बांट सकते हैं, फुल कॉस्ट अप्रोच और मार्जिन कॉस्ट अप्रोच। जहां तक सवाल है फुल कॉस्ट अप्रोच, जनरली जो लॉन्ग टर्म है उसमें ये फुल कॉस्ट अप्रोच यूज की जाती है, यानी कि पहले फुल कॉस्ट निकाली जाती है, फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट प्लस एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कॉस्ट, इन तीनों को जोड़कर उसमें अपना एक टारगेटेड प्रॉफिट जोड़ देते हैं और उसके बाद जो प्राइस आती है वही गुड्स की प्राइस तय की जाती है। लेकिन कई बार क्या होता है, हम फुल कॉस्ट को ना लेकर केवल मार्जिनल कॉस्ट को लेते हैं। ऐसा इस केस में होता है अगर कोई बिजनेसमैन जो है फर्स्ट टाइम किसी मार्केट में एंट्री कर रहा है, या उसके पास एक्सेस सप्लाई है उसको वो बेचना चाह रहा है, या फिर कंपटीशन बहुत ज्यादा है उसको फेस कर रहा है, तब उस केस में वो फुल कॉस्ट को ना लेकर मार्जिनल कॉस्ट यानी कि परिवर्तनशील लागत को लेता है और उसमें अपना टारगेटेड प्रॉफिट जोड़ता है।
हालांकि इस केस को वो केवल शॉर्ट टर्म के लिए यूज कर सकते हैं, लंबे समय तक यूज नहीं कर सकते, क्योंकि अल्टीमेटली जो लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव होता है किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का वो प्रॉफिट करना होता है। सेकंड आता है डिमांड। डिमांड बहुत मैटर करती है। डिमांड से मैटर है कि उस प्रोडक्ट की डिमांड कितनी है। अगर उस कंट्री में, जिस कंट्री में हम माल बेच रहे हैं, वहां पर हमारे प्रोडक्ट की डिमांड बहुत ज्यादा है, तो नेचुरल बात है हम आसानी से हाई प्राइस चार्ज कर पाएंगे। लेकिन अगर हमारे प्रोडक्ट की डिमांड कम है तो नेचुरल बात है हमें प्राइस भी कम रखनी पड़ेगी। अब डिमांड जो है वो कई फैक्टर्स पे डिपेंड करती है कि वहां पर हमारे कस्टमर्स की नंबर्स कितने हैं, उन कस्टमर की प्रेफरेंसेस क्या है, उनके टेस्ट कैसे हैं, इसके अलावा वहां पर कंपटीशन कितना है। तो ये कई सारी चीजें जो है वो डिटरमाइन करती है डिमांड को तय करते वक्त, तो इस चीज का भी हमें ध्यान में रखना पड़ता है। इसके अलावा डिमांड की इलास्टिसिटी को भी ध्यान में रखना पड़ता है। अगर डिमांड जो है वो हमारे प्रोडक्ट की इनइलास्टिक है, यानी कि बेरोजगार है, तो हम कीमत को ज्यादा रख सकते हैं। लेकिन इलास्टिक है, उसमें ज्यादा चेंज आ सकता है, तो हमें अपने प्रोडक्ट की जो प्राइस है वो कम रखनी पड़ती है। तीसरा आता है स्टैट्यूटरी रेगुलेशंस। स्टैट्यूटरी रेगुलेशंस होते हैं, अलग अलग कंट्री के अपने अलग अलग लॉ होते हैं, अलग अलग रूल्स होते हैं, उन्हें भी हमें फॉलो करना पड़ता है। जिससे कुछ कंट्री जो है वो मिनिमम प्राइस और मैक्सिमम प्राइस तय करती है, हमें प्रोडक्ट जो है उसके बीच में रखना पड़ता है। क्योंकि मिनिमम प्राइस इसलिए रखी जाती है ताकि उनकी जो डोमेस्टिक कंपनीज हैं उनको नुकसान ना पहुंचे, और मैक्सिमम प्राइस इसलिए रखी जाती है कि जो कंज्यूमर है उसका एक्सप्लॉयटेशन ना हो। दूसरा, कुछ कंट्री जो है प्रॉफिट मार्जिन पर एक लिमिट लगा देती है कि इससे ज्यादा आप प्रॉफिट मार्जिन चार्ज नहीं कर सकते, तो हमें उन कंट्री की जो स्टैट्यूटरी रेगुलेशन है उनको भी ध्यान रखना पड़ता है। नंबर 4 आता है लेवल ऑफ कंपटीशन इन होस्ट नेशन। जिस नेशन में हम माल बेचने जा रहे हैं वहां पर कंपटीशन का लेवल कैसा है। अगर वहां पर कंपटीशन जो है वो भी कई फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, क्योंकि बिना उनके कंपटीशन को ध्यान में रखे हम अपने प्रोडक्ट की प्राइस डिटरमाइन नहीं कर सकते। हमें देखना पड़ेगा हमारे जो कंपटीटर है उनकी प्राइसिंग स्ट्रेटेजी कैसी है, उनकी स्ट्रेंथ क्या है, उनकी वीकनेस क्या है, उन्होंने मार्केट शेयर कितना कैप्चर कर रखा है, उसको ध्यान में ही रखकर हमें अपनी प्राइस तय करनी पड़ती है। अगर मार्केटर जिस नेशन में हम करने जा रहे हैं एक्सपोर्ट और वहां पर कंपटीशन लेवल बहुत ज्यादा है तो हमें प्राइस कम रखनी पड़ेगी। लेकिन अगर मान लीजिए वहां कंपटीशन ना के बराबर है, हमारी मोनोपोली है, तो नेचुरल बता हम हाई प्राइस चार्ज कर सकते हैं। फिफ्थ आता है इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ होस्ट कंट्री। ये भी डिपेंड करता है जिस कंट्री में हम माल बेचने जा रहे हैं वहां की इकोनॉमिक कंडीशन किस तरह की, यानी कि वहां पर नेशनल इनकम कैसी है, पर कैपिटा इनकम कैसी है, वहां के लोगों की जो परचेजिंग पावर है वो कैसी है, वहां का लिविंग स्टैंडर्ड कैसा है। जैसे अगर पुअर नेशन में हम माल बेचने जाते हैं तो नची बता वहां ये सब फैक्टर्स लोअर सेक्टर में होते हैं, तो वहां पर हमें प्राइस कम रखनी पड़ती है। लेकिन अगर हम रिच कंट्री में माल बेचने जाते हैं तो वहां पर नेशनल इनकम, पर कैपिटा इनकम सब ज्यादा होती है, तो वहां पर हम हाई प्राइस चार्ज करते हैं। इसके अलावा एक्सचेंज रेट भी बहुत मेन फैक्टर करता है। मान लीजिए जो आपके प्रोडक्ट जो आप जिस कंट्री में माल बेच रहे हैं वहां की जो एक्सचेंज करेंसी है और आपकी जो करेंसी है उसके रेट में काफी फ्लक्चुएशन हो रहा है। हम एक एग्जांपल से लेते हैं, मान लीजिए कोई इंडियन एक्सपोर्टर है, वो किसी कंपनी को माल बेचने जा रहा है और वो कहता है कि मैं ये जो माल है वो $1000 में बेच दूंगा। मान लीजिए वो $1000 का लगाता है और उस दिन डॉलर का रेट होता है 60 रुपये, तो नेचुरल बात है उस दिन उसको लगता है कि $1000 में बेचूंगा 60,000 रुपये मिल जाएंगे। लेकिन जब माल बेचने की बात आती है थोड़े दिन बाद उसके रेट जो है, क्योंकि जो इंडियन रुपी है वो स्ट्रॉन्गर हो जाता है और डॉलर सस्ता हो जाता है, और उस केस में क्या होता है कि डॉलर के रेट गिरकर 55 रुपये हो जाते हैं। तो अब उसको एक्सपोर्टर को लगता है पहले मुझे 60,000 मिलने थे, अब मुझे केवल 55,000 मिलेंगे, तो उसकी वजह से उसको लॉस होगा। उस लॉस की वजह से वो भी प्राइस बढ़ाएगा। यानी कि अगर एक्सपोर्टर कंट्री की जो करेंसी है वो स्ट्रॉन्गर हो जाती है तो प्राइस बढ़ाने पड़ते हैं, और अगर वीकर हो जाती है तो वो प्राइस कम कर सकता है। 7 इंटरनेशनल मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स। ये भी डिपेंड करता है कि मार्केटर का आखिर में ऑब्जेक्टिव्स क्या है। अगर मार्केटर का ऑब्जेक्टिव इंटरनेशनल मार्केट में एंट्री करना है, या वहां के शेयर को कैप्चर करना है, या अपने एक्सेस जो प्रोडक्शन है उसको केवल कंज्यूम करना है, या अपनी कैपेसिटी को यूटिलाइज करना है, तो ऐसे केस में वो जो प्राइस है वो कम रखेगा ताकि इन फैक्टर्स को वो फुली यूटिलाइज कर सके। और हो सकता है कि वो अपनी जो प्राइस है वो केवल मार्जिनल कॉस्ट को ही ले, क्योंकि उसको पता है कि फिक्स कॉस्ट तो उसको वैसे भी बियर करनी है, चाहे वो इस एक्सेस प्रोडक्ट को बेचे या ना बेचे। नंबर 8 डिस्कस करते हैं इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स। बहुत सारे इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स होते हैं, कंट्री टू कंट्री एग्रीमेंट्स होते हैं, ग्रुप नेशंस के एग्रीमेंट्स होते हैं, इनको भी ध्यान में रखना पड़ता है।
क्योंकि इनको ध्यान में रख के ही हम प्राइस तय कर सकते हैं। इनसे रिलेटेड जो डाटा है वो हम आसानी से ले सकते हैं। जैसे इंडिया में जो एक्सपोर्ट काउंसिल बोर्ड है वो इसके बारे में डाटा प्रोवाइड करता है। इसी तरीके से इंडिया में केंद्रीय सांख्यिकी संगठन है वो हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। इंटरनेशनल लेवल पे UNCTAD, WTO, IMF यहाँ से डाटा लिए जा सकते हैं जो कि हेल्पफुल हो सकते हैं हमें प्राइस डिटरमाइन करने में। नंबर 9 आता है डिफरेंस इन प्राइस परसेप्शन ऑफ द कस्टमर्स। कस्टमर की डिमांड में भी जो है प्रोडक्ट के बारे में अलग अलग तरह के परसेप्शन होते हैं। मान लीजिए जो एक प्रोडक्ट की परसेप्शन है वो काफी अच्छी है और दूसरे की दिमाग में परसेप्शन काफी रॉन्ग है। अब फॉर एग्जांपल जो गुड्स USA में बनते हैं और उनको जब ब्रिटेन कंट्री वाले जो है ब्रिटेन UK के लोग हैं वो उसको एज ए नॉर्मल प्रोडक्ट ही लेते हैं। अब ऐसे केस में जो अमेरिकन गुड्स हैं जिसको UK के जो लोग हैं वहां के जो रहने वाले हैं वो उसके लिए ज्यादा प्राइस देने को राजी नहीं है। लेकिन वही अगर अमेरिकन प्रोडक्ट्स US प्रोडक्ट्स को जो अंडर डेवलप या डेवलपिंग नेशन में बेचा जाएगा तो वहां इस प्रोडक्ट को काफी हाई क्वालिटी के रूप में माना जाएगा और नेचुरल बात है वो इसके लिए हाई प्राइस देने को भी राजी हो जाएगा। नंबर 10 इमेज ऑफ द पेरेंट कंपनी एंड कंट्री। जो पेरेंट कंपनी और कंट्री है उसकी इमेज का भी काफी इंपैक्ट पड़ता है गुड्स की प्राइस तय करने में। जैसे देखा गया है कि जो डेवलपिंग नेशन है या अंडर डेवलप नेशन है हालांकि कितने ही उनके प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी क्यों ना लेकिन वो कभी भी जो है डेवलप नेशंस के कंपनियों के बराबर प्राइस चार्ज नहीं कर पाते क्योंकि माना जाता है कि अंडर डेवलपिंग या डेवलपिंग नेशंस में जो गुड्स बनते हैं उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं। नंबर 11 प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। ये भी डिपेंड करता है आपका प्रोडक्ट जो है कितना इनोवेटिव है। अगर आपका प्रोडक्ट है वो काफी इनोवेटिव नेचर का है तो नेचुरल बात है आप हाई प्राइस चार्ज कर सकते हैं। अगर आपका प्रोडक्ट जो एक सिंपल नेचर का है तो नेचुरल बात है आपको प्राइस जो है वो मीडियम टू लो। नंबर 12 आता है प्राइस क्वालिटी रिलेशनशिप। नेचुरल बात है क्वालिटी और प्राइस के बीच में भी रिलेशनशिप होता है। अच्छी क्वालिटी के लिए नेचुरल बात है आप हाई प्राइस चार्ज कर सकते हैं। मीडियम टू लो क्वालिटी के हिसाब से आपको प्राइस उतनी ही कम करनी पड़ेगी। लेकिन ध्यान रखना कई बार क्या होता है कि आप प्राइस बहुत कम रख लेते हैं तो कंज्यूमर के माइंड में ये भी आता है कि जो गुड्स बहुत कम प्राइस के होते हैं उनकी क्वालिटी पुअर होती है। तो ये भी ध्यान रखना चाहिए कि हमें प्राइस इतनी भी कम नहीं रखनी चाहिए कि वो कंज्यूमर के दिमाग में एक रॉन्ग परसेप्शन। नंबर 13 डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। ये भी डिपेंड करता है कि डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट क्या है। मान लीजिए जिस कंट्री से माल भेजा जा रहा है और जिस देश को बेचा जा रहा है उसकी जो डिस्टेंस है वो काफी ज्यादा है। अगर डिस्टेंस काफी ज्यादा है तो नेचुरल बात है उसमें जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इंश्योरेंस कॉस्ट काफी ज्यादा आएगी। ऐसे केस में प्राइस ज्यादा रखी जाएगी एज कम्पेयर टू नियर नेशंस की। नंबर 14 क्रेडिट टर्म्स। क्रेडिट टर्म्स भी प्राइस को डिटरमाइन करने में बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। अगर मान लीजिए जो क्रेडिट टर्म्स है वो काफी लॉन्गर टाइम के लिए काफी लॉन्ग टाइम के लिए क्रेडिट पे दिया गया है। इसके अलावा जो क्रेडिट की जो कंडीशंस हैं वो काफी इजी रखी गई हैं तो ऐसे केस में जो प्राइस है वो काफी हाई रखा जाएगा। ऑन द स्पेशली जो कैपिटल गुड्स होते हैं उस केस में जो पेमेंट है वो काफी लंबे टाइम में की जाती है तो वहां पर प्राइस काफी ज्यादा रखी जाती है। इनकी इस कॉस्ट को भी उसमें प्राइस में इंक्लूड कर दिया जाता है। 15 आता है आफ्टर सेल सर्विस। मान लीजिए एक कंपनी को आफ्टर सेल सर्विस यानी कि विक्रय करने के बाद बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड करनी पड़ सकती है। जस्ट लाइक वारंटी पीरियड के दौरान फ्री सर्विसेज देना या उसमें जो उनके स्पेयर पार्ट्स वगैरह हैं वो काफी कंसेशन रेट पे अवेलेबल कराना, फ्री में रिपेयरिंग करना। तो ये जो इस तरह की जो सर्विसेज देनी पड़ती हैं तो उसके ऊपर कॉस्ट आती है। तो एक एक्सपोर्टर को अगर लगता है कि आफ्टर सेल सर्विस बहुत ज्यादा देनी पड़ेगी तो वो इसको भी प्राइस में चार्ज कर लेता है तो यानी कि प्रोडक्ट की प्राइस ज्यादा। आई होप ये सारे फैक्टर्स आपको क्लियर हो गए होंगे। कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। अब हम डिस्कस करते हैं डिफरेंस बिटवीन द डोमेस्टिक प्राइसिंग एंड इंटरनेशनल प्राइसिंग। देखिए डोमेस्टिक प्राइसिंग और इंटरनेशनल प्राइसिंग में काफी अंतर होता है। डोमेस्टिक प्राइसिंग काफी इजी होती है एज कम्पेयर टू इंटरनेशनल प्राइसिंग। क्यों? इसके रीजंस को हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। नंबर 1 डिफरेंस इन द कॉस्ट कॉन्सेप्ट्स। बहुत सारे जो कोस्ट के जो पार्ट्स हैं उनकी कोस्ट के जो स्ट्रक्चर हैं जो कोस्ट के एलिमेंट्स हैं वो बड़े अलग होते हैं डोमेस्टिक और इंटरनेशनल। उसका रीजन क्या है कि डोमेस्टिक में कई खर्चे ऐसे होते हैं जो हमें बियर ही नहीं करने पड़ते जिन्हें इंटरनेशनल बियर करने पड़ते हैं, या फिर कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो डोमेस्टिक में बहुत कम बियर करने पड़ते हैं लेकिन इंटरनेशनल में बहुत ज्यादा खर्चे करने पड़ते हैं। अब जस्ट लाइक ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, इंश्योरेंस कॉस्ट, वेयर हाउसिंग कॉस्ट, पैकिंग कॉस्ट, ये जो है डोमेस्टिक में काफी कम आती है एज कम्पेयर टू इंटरनेशनल। इसके अलावा एक्सपोर्ट ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, इसके अलावा जो है एक्सपोर्ट इंपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस, तो ये फॉरेन एक्सचेंज रिस्क,
ये जो है डोमेस्टिक में तो होते ही नहीं, ये केवल इंटरनेशनल में होते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा रीजन इन दोनों की प्राइसिंग डिटरमिनेशन करने का। नंबर सेकंड आता है डिफरेंस इन गवर्नमेंट रेगुलेशन एज कम्पेयर टू डोमेस्टिक। इंटरनेशनल में जो गवर्नमेंट के रूल्स और रेगुलेशन होते हैं काफी रिजिड और काफी स्ट्रिक्ट होते हैं। ये भी एक बहुत बड़ी दिक्कत आती है। कई कंट्री जो है वो मिनिमम प्राइस तय करती हैं एज वेल एज मैक्सिमम प्राइस तय करती हैं। मिनिमम प्राइस इसलिए तय करती हैं ताकि उनकी जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है उसको नुकसान ना पहुंचे, और मैक्सिमम प्राइस इसलिए तय करती हैं ताकि कंज्यूमर का एक्सप्लॉयटेशन ना हो। इसके अलावा कई तरह की जो कंपनियां हैं, कंट्री हैं, वो अपने डोमेस्टिक इंडस्ट्री को बचाने के लिए इम्पोर्ट ड्यूटी बहुत हाई लगा देती है, जिसकी वजह से प्राइस काफी बढ़ जाता है। थर्ड आता है डिफरेंस इन द लेवल ऑफ कंपटीशन। कंपटीशन भी जो है वो डोमेस्टिक की कंपैरिजन में इंटरनेशनल में काफी ज्यादा होता है। स्पेशली जो डेवलपिंग या अंडर डेवलप नेशन है वहां पर जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स होती है वो बहुत कम होती है, इसलिए कंपटीशन लेवल बहुत कम होता है। ऐसे केस में जो है डोमेस्टिक में प्राइस काफी कम रखी जाती है, जबकि इंटरनेशनल बिजनेस में प्राइस ज्यादा रखी जाती है। नंबर 4 एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन। डोमेस्टिक बिजनेस में आप उसी करेंसी में आप माल बेचते हैं, उसी करेंसी में माल खरीदते हैं, इसलिए करेंसी फ्लक्चुएशन का कोई रिस्क ही नहीं होता। लेकिन इंटरनेशनल में आपको कई नेशंस में माल बेचना होता है, उन सबकी अलग अलग करेंसी होती है, जिसकी वजह से प्राइस काफी अलग आता है। तो उनकी जो करेंसी के रेट्स में जो चेंज आता है उसका प्रॉफिट और लॉस भी आपको बेयर करना पड़ता है। नंबर 5 आता है डिफरेंस इन द नॉलेज ऑफ मार्केटिंग एनवायरमेंट। नतीजा होता है डोमेस्टिक मार्केटिंग एनवायरमेंट को अंडरस्टैंड करना बहुत ईजी है एज कम्पेयर टू इंटरनेशनल मार्केटिंग एनवायरमेंट, क्योंकि जो लोगों के टेस्ट हैं, जो कल्चर है, जो सोशल एनवायरमेंट्स है, या फिर जनसंख्या से रिलेटेड चीजें हैं, टेस्ट वगैरह है, वो काफी इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं हम डोमेस्टिक में। लेकिन इंटरनेशनल में बहुत ज्यादा इनमें वेरिएशंस पाया जाता है, डिफरेंस पाया जाता है, तो काफी टिपिकल होता है। आई होप आपको डोमेस्टिक प्राइसिंग और इंटरनेशनल प्राइसिंग के बीच का डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। अब हम डिस्कस करते हैं सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन प्राइस डिटरमिनेशन। देखिए, प्राइस डिटरमिनेशन करते हुए बहुत सारे डाटाज की जरूरत पड़ती है, क्योंकि इन डाटाज के बेस पे ही एक इंटरनेशनल मार्केटर जो है वो प्राइस डिटरमाइन कर पाता है। अब ये डाटा हमें किस तरीके के चाहिए? जो हमारे कंपटीटर हैं उनके प्रोडक्ट की प्राइसेस क्या है, इसके अलावा पेमेंट से रिलेटेड क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, इंपोर्ट ड्यूटी क्या है, एक्सपोर्ट ड्यूटी क्या है, कोटा रिस्ट्रिक्शंस क्या है, डॉक चार्जेस क्या है, ये सारे फैक्टर्स हमें बहुत जरूरी होते हैं। अब ये डाटा कहाँ से लिए जा सकते हैं? ये डाटा कई जगह से लिए जा सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना चाहिए कि इंटरनेशनल मार्केटर को ये डाटा जो जहां से ले वो काफी रिलायबल हो, विश्वसनीय हो। ऐसा ना हो कि फेक डाटा हो तो उसकी जो पॉलिसी है वो बेकार हो जाएगी। इन्हें हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से ले सकते हैं, जस्ट लाइक WTO, UNCTAD, FAO, फूड एंड एडमिनिस्ट्रेशन, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। तो कई जगह से हम ये डाटा ले सकते हैं। इनको हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करते हैं। सबसे पहले नंबर 1 इंटरनेशनल पब्लिकेशंस। कुछ इंटरनेशनल पब्लिकेशंस होते हैं जस्ट लाइक वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, इसी तरीके से UNCTAD एंड हैंडबुक स्टैटिस्टिक्स आती है, इसी तरीके से इंटरनेट वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स अवेलेबल होता है, इसी तरीके से एक्सपोर्ट शिपिंग मैनुअल अवेलेबल होती है जिसमें हम आसानी से एक्सपोर्ट रिलेटेड डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से यूनाइटेड नेशन जो है वो स्टैटिकल ईयरबुक हर ईयर पब्लिश करता है। इसके अलावा वर्ल्ड ट्रेड भी है जो वर्ल्ड ट्रेड से रिलेटेड रिपोर्ट पब्लिश करता है। सेकंड आता है गवर्नमेंट पब्लिकेशन। जो कंट्रीज हैं वो भी अपने अपने डाटा पब्लिश करती हैं। जैसे इंडिया में भी बहुत सारे डाटा पब्लिश किए जाते हैं, जैसे सेंसस ऑफ इंडिया रिपोर्ट्स, जिससे आप जनसंख्या से रिलेटेड डाटा ले सकते हैं, उसकी एज, आयु, मेल, फीमेल एक्सेट्रा। इसी तरह इंडिया में 5 ईयर प्लान रिपोर्ट्स पब्लिश की जाती हैं। इकोनॉमिक सर्वे पब्लिश किए जाते हैं। जो मिनिस्ट्री ऑफ मिनिस्ट्रीज जो हैं वो अपनी एनुअल रिपोर्ट पब्लिश करती हैं, एज वेल एज RBI भी अपनी गाइडलाइंस पब्लिश करती है। थर्ड आता है आपका इंस्टीट्यूशनल पब्लिकेशन। कुछ इंस्टीट्यूशंस भी हैं जो ईयरली बहुत सारे पब्लिकेशंस करते हैं, जैसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज डायरेक्टरी। इसी तरीके से जो है पब्लिकेशन ऑफ नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च। इसी तरीके से नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन रिपोर्ट्स। जो कंपनियां हैं, आपने कंपनी लाभ में भी पढ़ा होगा, कंपनी अपनी एनुअल रिपोर्ट्स पब्लिश करती है ईयरली। तो इसी तरीके से पब्लिकेशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री फेडरेशन, ये बहुत सारे जो पब्लिकेशन हैं जो इंस्टीट्यूशन पब्लिश करते हैं। फोर्थ आता है आपका मैगजीन्स एंड जर्नल्स। इनसे भी आप डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। कुछ फेमस मैगजीन्स के नाम है जस्ट लाइक बिजनेस इंडिया, बिजनेस वर्ल्ड, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली, जो बहुत फेमस रहे हैं। इसके अलावा इंडिया टुडे, द संडे ऑब्जर्वर, इसके अलावा द साउथर्न इकोनॉमिस्ट,
द नेशनल ट्रस्ट मैगजीन यूके। तो ये काफी फेमस मैगजीन्स है जहां से आप डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा नंबर 5 आता है न्यूज़पेपर। कुछ फेमस न्यूज़पेपर है जहां से आप डाटा कलेक्ट कर सकते हैं, लाइक इकोनॉमिक टाइम्स, फाइनेंशियल एक्सप्रेस, बिजनेस स्टैंडर्ड, टाइम्स ऑफ इंडिया, द न्यूयॉर्क टाइम्स यूएसए, द डेली मेल यूके। यहाँ से आप इजीली डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। तो ये मेन सोर्स है जहां से डाटा कलेक्ट किए जाते हैं इंटरनेशनल प्राइसिंग डिसाइड करते वक्त। कम टू द नेक्स्ट टॉपिक एंड लास्ट टॉपिक। अब हम डिस्कस करते हैं प्रोसीजर फॉर प्राइस डिटरमिनेशन, कि किस तरीके से जो एक इंटरनेशनल मार्केटर है वो अपने प्रोडक्ट की प्राइस डिटरमाइन करता है। इसके लिए 7 स्टेप्स यूज करता है, स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करते हैं। सबसे पहले सेटिंग द प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव। देखिए, उसको पहले अपना प्राइसिंग का ऑब्जेक्टिव तय करना पड़ता है कि अल्टीमेटली उसका प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव है क्या। नची बात है, इस मार्केटर के अलग अलग प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं। ऑब्जेक्टिव जो है वही डिसाइड करते हैं कि प्राइस कितना रखना है। अगर मान लीजिए कई तरह के ऑब्जेक्टिव, जैसे इंटरनेशनल मार्केट में एंट्री करने का ऑब्जेक्टिव हो सकता है, अपने कंपटीशन को रोकने का ऑब्जेक्टिव हो सकता है, या मार्केट शेयर को इंक्रीज करने का ऑब्जेक्टिव हो सकता है, या अपने एक्सेसिव प्रोडक्शन को कंज्यूम करने का हो सकता है, या अपनी अनयूटिलाइज कैपेसिटी को यूज करने का हो सकता है, या एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन को पूरा करने का हो सकता है। अगर ये ऐसे ऑब्जेक्टिव हैं तो नेचुरल बात है प्राइस कम रखी जाएगी, अदरवाइज जो है प्राइस ज्यादा रखी जा सकती है। इसके अलावा अगर मान लीजिए प्रोडक्ट इनोवेटिव है तो स्कीमिंग प्राइस रखी जा सकती है। सेकेंड स्टेप है एनालाइजिंग द टारगेट मार्केट कैरेक्टरिस्टिक्स। पहले हम प्राइसिंग के ऑब्जेक्टिव तय करते हैं, उसके बाद जो है जो हमारी टारगेट मार्केट है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को हम एनालाइज करते हैं, जो अलग अलग हो सकती है। कैरेक्टरिस्टिक्स में आप ये डिस्कस कर सकते हैं कि वहाँ का जो कंपटीशन का लेवल है वो कैसा है, वहाँ के कंज्यूमर का बिहेवियर कैसा है, परचेजिंग वे कैसा है। इसके अलावा जो वहाँ के लॉ है वो प्राइस को किस तरीके से इम्पैक्ट करते हैं, वहाँ पर एक्सपोर्ट ड्यूटी क्या है, इम्पोर्ट ड्यूटी क्या है, प्राइस इलास्टिसिटी क्या है। मान लीजिए वहाँ अगर कंपटीशन लेवल बहुत ज्यादा है तो वह नेचुरली आप कम प्राइस तय करेंगे। अगर वहाँ के कंज्यूमर जो है वो क्वालिटी को प्रेफरेंस करते हैं तो नेचुरली आप हाई क्वालिटी रखकर हाई प्राइस चार्ज कर सकते हैं। इसके अलावा वहाँ पर कई लॉ होते हैं जो मिनिमम प्राइस और मैक्सिमम प्राइस को डिटरमाइन करते हैं, तो आपको उसके अकॉर्डिंगली प्राइस तय करनी पड़ती है। थर्ड स्टेप्स आता है एनालाइजिंग द मार्केटिंग पॉलिसी ऑफ बिजनेस यूनिट। जो बिजनेस यूनिट की मार्केट पॉलिसीज है, इस स्टेप में उसको इवेल्युएट किया जाता है, उसको एनालाइज किया जाता है। अब मार्केट पॉलिसी क्या हो सकती है, मान लीजिए जो कंपनी का प्रोडक्ट है वो काफी इनोवेटिव है। अगर मान लीजिए कंपनी का प्रोडक्ट काफी इनोवेटिव है तो नेचुरल बात है जो इंट्रोडक्शन स्टेज है उसमें हम काफी हाई प्राइस रख सकते हैं। इसके अलावा कंपनी ने अपने जो प्रमोशन पे बहुत ज्यादा खर्च किया है, प्रोडक्ट जो है वो इजीली अवेलेबल है, ऐसे केस पे जो है प्राइस काफी हाई रखे जा सकते हैं। जो कंपनी है काफी अच्छी वारंटी और गारंटी दे रही है वो भी प्राइस काफी हाई रखे जा सकते हैं। नंबर 4 आता है आपका एस्टिमेटिंग द कॉस्ट। देखिए, किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस तय करने में जो कॉस्ट है वो काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अब ये भी देखना पड़ेगा जो है कंपनी को प्रोडक्ट की क्या कॉस्ट आ रही है। अब कॉस्ट में 3 फैक्टर है, एक तो फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट प्लस जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कॉस्ट है। इन तीनों कॉस्ट को मिलाकर ही उसमें अपना जो टारगेटेड प्रॉफिट है वो जोड़कर तय किया जाता है कि हमें क्या प्राइस तय करनी है। शॉर्ट टर्म के लिए हो सकता है कि कंपनी जो है केवल जो वेरिएबल कॉस्ट है उसी में ही प्रॉफिट को जोड़कर अपने माल की प्राइस कीमत तय करे, लेकिन लॉन्ग टर्म में हर एक कंपनी का जो ऑब्जेक्टिव होता है वो प्रॉफिट अर्न करना होता है। ऐसे केस में जो है जो केवल वेरिएबल कॉस्ट को नहीं लिया जाएगा बल्कि वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट तीनों को इंक्लूड किया जाएगा। नेक्स्ट आता है आपका एस्टिमेटिंग द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट इंसेंटिव। देखिए, कई कंट्री की जो गवर्नमेंट्स हैं वो एक्सपोर्ट इंसेंटिव प्रोवाइड करती हैं। अगर मान लीजिए एक एक्सपोर्टर को बहुत सारे एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स मिलते हैं तो उस केस में वो अपने प्रोडक्ट की प्राइस आसानी से कम कर सकता है, क्योंकि जितने भी एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स मिलते हैं उससे उसको फायदा होता है और उतना ही वो अपनी कॉस्ट को कम रख के, अपनी प्राइस को कम रख के ज्यादा से ज्यादा अपना मार्केट शेयर इंटरनेशनल मार्केट में इंक्रीज कर सकता है। नेक्स्ट आता है असर्टेनिंग द प्राइसिंग रेंज एंड असर्टेनिंग द प्रॉफिट्स। अब इसमें क्या करता है, जो एक मार्केटर है वो अपनी अलग अलग प्राइस रेंज तय करता है। अब जस्ट लाइक उसके लिए देखता है कि उसकी जो प्रोडक्ट की डिमांड इलास्टिसिटी है वो कैसी है। अगर मान लीजिए जो प्रोडक्ट है वो उसकी जो इलास्टिक ऑफ डिमांड है वो इनइलास्टिक है, लेस देन 1 है। अगर इनइलास्टिक है तो अपने प्रोडक्ट की हाई प्राइस चार्ज कर सकता है, लेकिन अगर प्रोडक्ट की इलास्टिसिटी प्रोडक्ट जो है उसकी जो इलास्टिसिटी जो है इलास्टिक है या ग्रेटर देन 1 है तो नेचुरल मतलब उसकी प्राइस को कम रखना पड़ेगा। इसी तरीके से वो ये देखता है कि किस रेंज में रखने पर उसके जो प्रॉफिट्स हैं वो ज्यादा आएंगे।
तो जिस रेंज में अगर प्रॉफिट्स ज्यादा आएंगे उसको भी तय करता है कि हो सकता है कि कम प्राइस रखने से क्या होगा कि उतनी क्वांटिटी ना बढ़े जिससे कि उसके प्रॉफिट्स बढ़े, और हो सकता है कि हाई प्राइस रखने पर क्वांटिटी इतनी कम हो जाए उससे भी प्रॉफिट्स कम हो जाए। तो इन डिफरेंट रेंज को वो तय करता है इस स्टेप के अंदर। अब आते हैं फाइनल स्टेप में, दैट इज द असर्टेनिंग द फाइनल प्राइस। इस स्टेप में जो है फाइनल प्राइस तय करनी होती है। फाइनल प्राइस तय करने के लिए क्या होता है कि ऊपर के जितने भी स्टेप्स हैं उनको हम एक साथ कंपेरेटिव एनालाइजेशन करते हैं और फिर फाइनली उस प्राइस को तय करते हैं जहां पर हमारी जो प्रॉफिट्स है वो मैक्सिमम है। जहां पर हमारे को प्रॉफिट्स मैक्सिमम मिलेंगे उस प्राइस को हम तय करते हैं, और इस प्राइस को तय करने में हमें कई चीजें और भी ध्यान रखनी पड़ती हैं, जस्ट लाइक हमारी डिस्काउंट पॉलिसी क्या रहेगी, इसके अलावा हमारे क्रेडिट टर्म्स क्या रहेंगी। डिस्काउंट भी कई तरह के होते हैं, जस्ट लाइक ट्रेड डिस्काउंट हो गया या कैश डिस्काउंट हो गया, इसके अलावा सीजनल डिस्काउंट हो गया, क्वांटिटी डिस्काउंट हो गया, इन सबको हमें ध्यान में रखना पड़ता है। आई होप आपको प्राइस डिटरमिनेशन की प्रोसीजर क्लियर होगी। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन हो जाए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक भी कर सकते हैं। आप अपने सुझाव या प्रश्न भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू। स्टे होम, स्टे सेफ।